ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और अंक में आपका स्वागत है। कोरोना से जुड़े तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए, साथ ही आपको जागरूक करने आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आप कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव की बीटिंग हार्ट सर्जरी में विशेष योग्यता है। डॉक्टर संजीव एम्स पटना के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लिनिकल कोविड केयर सेंटर के नोडल ऑफिसर भी हैं। डॉक्टर संजीव, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संजीव से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIR न्यूज पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर संजीव, अपनी चर्चा की शुरुआत कोविड की वर्तमान स्थिति से करते हैं। इस समय कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अनलॉक के बाद काफी जगहों पर भीड़-भाड़ दिखी जा रही है और इस समय अगर हम हिल स्टेशंस की बात करें, दूसरी जगहों की बात करें, तो लोगों का जो मूवमेंट है एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है इस पर आप क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं बिल्कुल कि अभी पॉजिटिव केस की संख्या कम हो गई है या कम हो रही है। लगातार हमारे आंकड़े दिखा रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट देश के कई हिस्सों में 1% से भी कम हो गई है। पूरे देश के लिए तो करीब करीब 2.79% है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दूसरे वेव पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में जी हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी डॉक्टर संजीव, बिल्कुल बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपको। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में अभी भी केस की संख्या ज्यादा आ रही है, खास करके दक्षिण भारत के केरल में या तमिलनाडु से, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों से जी अभी भी केस की संख्या ज्यादा हो रही है। लेकिन पूरे देश में कमोबेश स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन अगर जैसा कि आपने बताया कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोविड अनुकूल व्यवहार जो है उसका पालन ना करें तो ये संक्रमण जो है ये फैल सकता है। तो हमें अभी इस फेज में बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जरूर करना है। जी, और डॉक्टर संजीव, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा है कि जो तीसरी हमारी जो वेव है जिसकी चर्चा बहुत जोर शोर से इस समय चल रही है, इसमें जो लोगों की भूमिका है, किसी चीज को हम रोक नहीं सकते लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, तो ऐसे में चूंकि वायरस हमारे बीच में ही है, कहीं गया नहीं है, तो इसको फिर म्यूटेट होकर मल्टीप्लाई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसमें कितनी बड़ी भूमिका है लोगों की? देखिए, ये हम अपने आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम के माध्यम से भी और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बार बार ये समझाते रहे कि ये जो कोविड का वायरस है ये बड़ी तेजी से म्यूटेट करता है यानी कि अपनी जीनोम सीक्वेंस में बदलाव लाता है जी। तो अगर ये वायरस जो म्यूटेट कर रहा है, बदल रहा है अपने स्वरूप को, तो जो हम बचाव के उपाय करते हैं उसके विरुद्ध जो दवाइयां या फिर वैक्सीन लाते हैं उसके विरुद्ध भी वायरस अपने नए स्वरूप से आके उसके विरुद्ध अपने को तैयार करता है, यानी कि हमारे सुरक्षा तंत्र भी उसके विरुद्ध कारगर नहीं हो पाते हैं। तो ये जो
वायरस है जो कोविड वायरस है, स्पाइक प्रोटीन पे डिपेंडेंट है जी। इसके बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं और जिसमें प्रोटीन होते हैं और इसी में वो अपने स्वरूप को बदलता है प्रोटीन जी। तो ऐसे में जैसे कि फेज 2 में उसने अपने स्वरूप को बदला और हमने देखा कितनी देर से संक्रमण फैला और लोग बहुत ज्यादा सीरियस हुए, सीरियस मरीज ज्यादा है, मोर्टिलिटी भी ज्यादा हुई, यानी मृत्यु दर भी बढ़ गई जी। तो अब भी ये अंदेशा है कि अगर ये फिर म्यूटेट करेगा तो अभी जो हमारे सुरक्षा मानक है इनका हो सकता है इस पर असर ना पड़े और ये ज्यादा घातक और ज्यादा खतरनाक तरीके से आएगा। जी। और डॉक्टर संजीव, आपका हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और अब जबकि कोविड के मामलों में थोड़ी कमी आ रही है तो इस समय अस्पतालों में भी थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ रही होगी और वो जो कार्डियक पेशेंट्स जो अपने रूटीन चेकअप्स के लिए अस्पताल में आते हैं तो उनके लिए जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं या अपना शेड्यूल आगे का किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही है बताया आपने और आंकड़ा भी है इसे। जब से कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल समाप्त हुआ और हम लोगों ने अपने ओपीडी खोले सामान्य मरीजों के लिए, तो आप देखिए कि करीब करीब जो पहले दिन जितने मरीज थे उससे 10 गुना ज्यादा मरीज आज बढ़ के आ गए हैं। पूरे एम्स पटना में अभी ओपीडी में 3000 के करीब रोज मरीज आते हैं और हमारे कार्डियक ओपीडी में करीब करीब 150 मरीज आते हैं। तो ऐसे में हम बार बार लोगों को समझाते भी हैं और हमने इसका प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों को हम एजुकेट भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं कि अस्पताल में भी आए तो हमेशा लाइन में दूरी बना के खड़े रहें। जब रजिस्ट्रेशन कराना है तो दूरी बना कर रहें, डॉक्टर के पास भी जाना है, डॉक्टर के चैम्बर में भी जाना है तो एक साथ में कई लोग ना जाए, एक साथ में एक ही लोग जाए, अपनी बारी का इंतजार करें और जहां अगर वेटिंग हॉल में भी बैठे हैं तो दूर दूर बैठे जी। इस तरह से ये अस्पताल चूंकि संक्रमण का एक प्रमुख स्रोत होता है तो बिल्कुल यहाँ पर अस्पताल में भीड़ नहीं लगानी है और अगर देखें तो किसी भी जगह पर, बाजार में भी और किसी भी सार्वजनिक स्थल पे, स्कूल में, कॉलेज में या दफ्तर में भीड़ नहीं लगानी है, जिसका ध्यान जरूर रखना है। ये हम लोगों से बार बार अपील करते हैं। और अगर हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम की बात करें तो उसमें किस तरह के आपके पास पोस्ट कोविड कार्डियक पेशेंट्स आ रहे हैं और किस तरह की समस्याएं हैं जो कोविड ठीक होने के बाद भी रह गई हैं, वो दूर नहीं हुई हैं? जी, अभी जो अस्पताल या चिकित्सक या हेल्थ केयर वर्कर सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो पोस्ट कोविड के, पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो मरीज जो लक्षण से लेके आते हैं, ये बड़ी ध्यान देने की चीज है और हेल्थ केयर वर्कर को बड़ी सावधानी से ऐसे मरीजों को डील करना है, क्योंकि ये मरीज वैसे ही होते हैं जिनको कि कोरोना जैसे सिम्टम होते हैं कई बार, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, दम फूलने लगता है और ऐसे मरीज आते हैं तो अस्पताल में एक समस्या होती है कि जो कोविड हॉस्पिटल है वो बोलते हैं कि ये तो पॉजिटिव है नहीं, अब तो ये निगेटिव हो गए जी, तो आप सामान्य अस्पताल में जाओ। और सामान्य अस्पताल वाले बोलते हैं कि भाई आपके तो सारे लक्षण कोविड वाले हैं जी, तो वो उनको लेने से इनकार करते हैं। तो ऐसे मरीज बड़ी परेशानी में पड़ते हैं, उनके घर वाले, उनके अभिभावक परेशान होते हैं कहाँ जाएं जी। तो ये हम लोगों ने भी किया है और सारे अस्पताल से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आया है जी कि किसी भी मरीज को डिनाई नहीं करो और अगर कोविड पॉजिटिव नहीं है लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, पोस्ट कोविड लक्षण है उसके वाले, तो उनके लिए एक अलग सस्पेक्ट वार्ड या बफर वार्ड या पोस्ट कोविड वार्ड बनाएं और वैसे मरीज को रख के उसका इलाज करें जी। तो ऐसी सुविधा दी जा रही है लोगों को। और डॉक्टर संजीव, ऐसे मरीजों में जब हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं तो जो हृदय रोग से संबंधित किस तरह की समस्याएं आम देखने में मिल रही हैं और इस तरह के लोग जिनमें ये समस्याएं हो रही हैं उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जैसे पोस्ट कोविड में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे मैंने बताया एक सांस लेने की जी, दूसरी ये जो कोविड है, कोविड की बीमारी मुख्यतः ये थ्रोम्बोजेनिक बीमारी है, यानी कि खून के नस में, धमनियों में ये खून को जमा देता है, थक्का जम जाती है खून की जी, और उससे जिस ऑर्गन
जिसको खून सप्लाई कर रही है, अगर उसकी आर्टरी में थक्का जम जाए तो वहां खून की सप्लाई नहीं होगी और वो ऑर्गन के काम करने की क्षमता कम होगी। उसी तरह आपने ठीक है, बिल्कुल हृदय में, हार्ट की धमनियों में भी अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए, कोविड के पेशेंट्स को हो रही है खासकर, तो उनके मायोकार्डियम में, माने हार्ट के मसल्स में, दीवालों में खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज या कभी हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, या मायोकार्डाइटिस, जिसमें कि हार्ट के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, या कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट के मसल बिल्कुल पंप करना बंद कर देते हैं, तो वैसे मरीजों को चेस्ट पेन, छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा कमजोरी, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो हमें जरूर ध्यान देना है कि पोस्ट कोविड अगर ऐसे लक्षण आए, पहले तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन अगर कोविड के दरमियान आपको अस्पताल से डिस्चार्ज होते समय या आप घर में भी थे, तो डॉक्टर ने अगर खून पतला करने वाली दवा, यानी कि जो ब्लड थिनर जिसे हम बोलते हैं, वो अगर दवाई दी गई है तो जरूर खाएं। इससे ही कोविड से होने वाली जो थ्रोम्बोसिस है उसमें रुकावट होती है और इस तरह के पोस्ट कोविड सिंड्रोम नहीं होते हैं। जी। और डॉक्टर संजीव, कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जा रहा है, चूंकि अब पल्स ऑक्सीमीटर सबके पास है, तो वो ऑक्सीजन लेवल के साथ पल्स रेट भी बताता है, तो लोगों का बाकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पल्स रेट काफी बढ़ा हुआ आता है, तो ये इससे क्या कुछ इंडिकेट करता है? ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, जैसा आपने बताया। ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक है, लेकिन पल्स रेट बढ़ा हुआ आ रहा है बहुत सारे लोगों का, तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि जब हार्ट रेट बढ़ा रहता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कई बार सामान्य सही आता है, वैसे मरीज ज्यादातर पोस्ट कोविड में होते हैं जिनको कि हार्ट का अफेक्ट हुआ है। इनको ये डिनोट करता है कि इनको हार्ट की तकलीफ है, इनके हृदय पर कुछ प्रभाव पड़ा है कोविड का, तभी तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन बनाने के लिए कि बॉडी में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे, वो तेजी से धड़कने लगता है। तो जल्दी जल्दी धड़केगा, ज्यादा खून देने की कोशिश रहेगी उसको पूरे शरीर में, तो उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन तो मेंटेन रहता है, लेकिन जब धड़कन बढ़ जाती है तो बाद में ज्यादा देर तक धड़कन बढ़ी रहेगी तो उनको सीने में दर्द या हार्ट का कमजोर हो जाना, या फिर इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें जाने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे में भी जब हार्ट की धड़कन बढ़ जाए तो जरूर डॉक्टर को दिखा के दवा लेनी चाहिए। और डॉक्टर संजीव, वो जो कार्डियक पेशेंट्स जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो उनमें क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनका उन्हें विशेष ध्यान रखना है या कुछ प्रिकॉशंस लेनी है? हाँ, ये थोड़ी इसमें थोड़ी मैं इसका आंसर हाँ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ बोलता हूँ कि इसमें कुछ भ्रांति भी है। ऐसा है कि लोगों ये सोशल मीडिया में या कई जगह पर ये बात बहुत फैली कि जो हार्ट के मरीज हैं वो खून पतला करने की दवा या एंटीकोगुलेंट दवा खा रहे हैं, जैसे कि वारफरिन, जिसमें कि खून पतला होती है, और जैसे कि जो लोग हार्ट वाल्व की ऑपरेशन कराए हुए हैं, कृत्रिम वाल्व जिनका लगा हुआ, उनको ये दवा दी जाती है। तो वैसे में ये कहते हैं कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आकाशवाणी की तरफ से मैं लोगों को बताता हूँ कि कोई भी दवा आप ले रहे हैं खून पतला करने की या फिर एंटीकोगुलेंट, उसमें वैक्सीन लेना मना नहीं है, क्योंकि उसमें उतना ही डर है जितना एक इंजेक्शन लेते हैं वैक्सीन में। उस समय इंजेक्शन लेने के बाद थोड़ा खून 1-2 बूंद निकल सकता है या खून जमने में थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका कोई लंबा दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिए ये बिल्कुल इस भ्रम में ना पड़े, जो खून पतला करने की दवा लेते हैं वो भी वैक्सीन लें, सिर्फ जब इंजेक्शन पड़ जाए तो उस जगह पर जो रुई रख के दबाते हैं वो 5 मिनट तक दबाएं, थोड़ा आप सामान्य से ज्यादा, यानी कि 5 मिनट तक दबाए रखें कि थोड़ा बहुत खून का रिसाव भी हो तो बंद हो जाए। बाकी वैक्सीन लेने में कोई रुकावट नहीं है, ना मना इसको हम लोग मना करते हैं। जी डॉक्टर संजीव, तो आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरह की कार्डियक मेडिसिन आप ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, उसका वैक्सीन में कोई भी लेना देना नहीं है और आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव कुमार।
आप डॉक्टर संजीव से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। और पहले कॉलर आज की छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रदीप गुप्ता जी हैं। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरा 2 क्वेश्चन है सर, दोनों का जवाब सर डॉक्टर साहब से चाहूंगा। जी बिल्कुल। जी सर, पहला सवाल तो यह है सर कि मैं 4 महीने हो गया मेरे को पॉजिटिव हुए, मतलब ठीक भी हो चुका, लेकिन सर मेरा टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही सर, थोड़ी अजीब सा लग रहा है। और दूसरा सवाल ये था सर कि एक बार कोविड होने के बाद सर दोबारा कितने चांसेस रहते हैं, कितने दिनों के बाद? जी डॉक्टर संजीव, बहुत महत्वपूर्ण 2 सवाल इन्होंने पूछा है। एक बार कोविड होने के बाद दोबारा कितने दिनों के बाद कोविड नहीं हो सकता, और दूसरा 4 महीने से इनको स्वाद और जो महक है वो नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पहला क्वेश्चन इनके स्वाद और स्मेल का है। ये तो बड़ा अनयूजुअल है, ये ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। कोविड के शुरुआती लक्षणों में ये जरूर है कि स्वाद नहीं आना या सूंघने की शक्ति कम हो जाना, लेकिन 4 महीने तक अगर स्वाद नहीं है या सूंघने की शक्ति कम है तो ऐसा अमूमन पोस्ट कोविड में नहीं होता है। कोविड के ये यूजुअली जो स्वाद और सूंघने की शक्ति 1.5 से 2 महीने तक कम रहती है। लेकिन अगर उससे आपकी ज्यादा हो गई है तो एक बार आप किसी कोविड अस्पताल में जाकर डॉक्टर से मिल लें कि देख लें कहीं कोई लोकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कोविड से ये जो होती है ये 1.5 से 2 महीने तक रहती है, और उम्मीद है कि आपकी भी कम हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी तो जरूर डॉक्टर से मिल लें। जी दूसरा सवाल है इनका कि अगर कोविड हुआ है तो दोबारा हो सकता है कि नहीं। जी हो तो सकता है, लेकिन अभी जो फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज के समय जो आंकड़े आए पूरे देश में, तो पहली बार जो पॉजिटिव आए थे, जो संक्रमित हुए थे, वैसे 10% लोग ही दोबारा संक्रमित हुए, तो संक्रमित होने की संख्या कम है। और अगर दोबारा हुए भी तो बहुत सीरियस नहीं हुआ, उन लोगों को अस्पताल जाने की या कोविड में जाने की आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सही बात, अगर कोविड से एक बार अगर हम संक्रमित हो चुके हैं तो हमारे शरीर के अंदर में एंटीबॉडी बन जाती है जी। और ऐसे एंटीबॉडी जो गणना है डिफरेंट जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें यही पाया गया है कि करीब करीब 8 महीने से लेके 1 साल तक आपके अंदर में पर्याप्त एंटीबॉडी रहती है जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन इसमें से 10% लोग को दोबारा हो सकती है जी। तो वैसे लोग भी जो संक्रमित हो चुके हैं तो उनके लिए जरूरी है कि संक्रमण से ठीक होने के 3 महीने बाद आप अपना वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दें। वैक्सीनेशन जरूर डोज। बिल्कुल। और यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोविड, जैसा आपने कहा कि अगर एक बार कोविड हो गया है तो दोबारा संक्रमण की संभावना कम होती है, अगर होता भी है तो बहुत माइल्ड होता है या हम कैरियर भी रह सकते हैं, तो क्या ऐसे लोग वो सुपर कैरियर नहीं हो सकते और दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं हो सकती? क्योंकि कई बार लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरतने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कोविड हो चुका है तो अब शायद नहीं होगा, पर वो सुपर कैरियर तो हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सुपर कैरियर या सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं जी। और क्योंकि जो एंटीबॉडी बनती है संक्रमित होने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद, वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और उसके ज्यादा दुष्परिणाम नहीं होने देगी। लेकिन जो इन्फेक्शन है वो आपके श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आ ही सकता है, वायरस तो आ ही सकता है, और जब एक बार आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है जी। इसलिए सब लोगों को मास्क लगाना बहुत जरूरी है जी। और गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। धर्मवीर जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। बताएं जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक कोरोना पेशेंट को कोरोना हुआ एक पेशेंट को, और उसके बाद 2 दिन बाद उसको जब होश आया तो उसने अपने घर बात करनी चाहिए। उसके बाद उसके बच्चों ने ये बोल दिया कि मम्मी भी आईसीयू में भर्ती है। उसी समय उसको अटैक आ गया और वो डेथ हो गई उसकी। क्या ये लक्षण क्या हार्ट अटैक के थे या और कोई इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था? इसके बारे में आप जरा बताइए सर।
जी डॉक्टर संजीव। देखिए, हो सकता है कि जो उन्होंने अपने खबर सुनी कि उनकी पत्नी भी अस्पताल में भर्ती है, कोरोना हो गया है, तो इनको शॉक तो लगा ही होगा जी। मनोवैज्ञानिक शॉक। वो हो सकता है कि प्रेसिपिटेट किया हो, लेकिन ये डेथ तो आप ठीक बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक या कोरोना के बहुत सीवियर कोरोना हुआ होगा जिसके कारण इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हो। जी। तो यही दो मुख्य कारण होते हैं जिसमें कि सडन डेथ होता है जी कोरोना के लोग में। तो ज्यादातर चांस है कि इनको हार्ट अटैक ही हुआ होगा। जी, हम लोग हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग हार्ट अटैक की वजह से उनको जान गंवानी पड़ती है। कभी अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो हम पहली चीज हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं और जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं कि इतने समय में आपको अस्पताल पहुंच जाना चाहिए, तो उसके दौरान हम क्या कुछ फर्स्ट एड कर सकते हैं, मरीज को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि जो नुकसान है वो कम हो जब तक अस्पताल ले जा रहे हैं? जी, बिल्कुल सही बताया आपने कि अगर कोई हार्ट अटैक होता है तो उसके लक्षण 2-3 मुख्य होते हैं जो हम लोग को समझ लेना चाहिए। एक तो कि पेशेंट जो वो व्यक्ति है वो शिकायत करेगा कि काफी जोर से सीने में दर्द हो रहा है या डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, उसे सीने में अजीब सी लग रही है और ये दर्द जो सीने से निकल के उठ के और जा रही है ऊपर जबड़ों में या बाहों में, बाएं हाथ में या नीचे पेट की तरफ, और उससे बिल्कुल बेचैनी, घबराहट या मितली आ रही है। एक वर्ड बोलते हैं कि सिंकिंग फीलिंग, ऐसा लगता है कि डूब रहे हैं, उसे लगने लगता है कि जरूर मेरे साथ कुछ खराब होने वाला है। तो ऐसी चीज बताएंगे। और उस आदमी का अगर कोई पल्स, आजकल तो सब लोग देख लेते हैं नाड़ी के पास कि अगर पल्स वीक लगता है जी। या उसे चक्कर आने लगता है, तो पसीना आने लगता है, तो अगर हमें शक है कि हार्ट अटैक है तो उसे जल्दी से किसी खुले स्थान पे जहाँ की ताजी हवा मिल सके उसे जमीन पे लिटा देना चाहिए। आमतौर पर भीड़ वाले इलाकों में या दफ्तर में ऐसा होता है तो भीड़ पर लिटा देना चाहिए। और एक आदमी को उस समय एम्बुलेंस के लिए या किसी डॉक्टर को या बगल के अस्पताल से संपर्क करना चाहिए क्योंकि सहायता पहुंच जाए या एम्बुलेंस आ जाए। और फिर उस समय उसके जबड़े को थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए, जिससे कि जैसे ठुड्डी के नीचे हाथ लगा के चेहरे को ऊपर कर दे, जैसे कि श्वास नली उसकी जो एक सीधी लाइन में आ जाए और बिल्कुल हवा सांस में ठीक से जाने लगे। फिर भी अगर लगता है कि नहीं, उसकी स्थिति नहीं सुधार हो रही है, तो छाती पर हम पंप करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है स्कूलों में और कई जगहों पर सोसाइटी में, कि उसको छाती के बीच में हाथ रख के जोर जोर से दबाना चाहिए, सो दैट कि हार्ट में पंपिंग हो और फिर वो पंप करना शुरू करें। नहीं तो देर होने से मुश्किल हो जाती है। कई बार ये भी बताया गया है कि हार्ट अगर पंप करने आपको नहीं आता है तो जोर से मुक्का मारे जी बीच छाती की जो हड्डी पे, जिससे कि इस मुक्का के प्रहार से हार्ट में स्टिमुलेशन आए और हार्ट चलने लगे। तो इस तरह के काम करने चाहिए। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लगाना चाहिए और तब तक एम्बुलेंस बुला के जरूर इनको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में फर्स्ट 6 आवर, पहले 6 घंटे जो है वही गोल्डन आवर है। और ऐसे मरीज को अगर हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो इसका समुचित उपाय हो सकता है और हार्ट अटैक से मरीज को बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर संजीव, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये एक ऐसी कॉमन डिजीज है और अक्सर लोगों को जानकारी के अभाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ता है और लोग गंभीर स्थितियों में चले जाते हैं। और अब हम रुख करते हैं गाजियाबाद का, जहां से यामीन भाई रेडियो वाला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन भाई नमस्कार। सर जी नमस्कार। जी यामीन भाई बहुत बहुत नमस्कार। यामीन भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, एक हमारे मिलने वाले हैं, उनको अभी स्टंट डले हैं 3 दिन पहले, वो घर पे आ गए हैं जी। एक तो वैक्सीन कब ले सकते हैं, एक तो मैं जानना चाह रहा था। एक ये जानना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को पहले कोविड हो गया था लगभग 4 महीने पहले, उनको अभी भी खांसी की शिकायत, ऐसा क्या? जी हम लोग ने पोस्ट कोविड सिंड्रोम की डॉक्टर संजीव बात की और ये उसी से कुछ मिलता जुलता केस लग रहा है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, बिल्कुल इनका क्वेश्चन है, उसका आंसर एकदम क्लियर है कि जिसको भी स्टंट लगा हो या कोई भी हार्ट डिजीज हो वो वैक्सीन ले सकते हैं। कोई दवा बंद करने की जरूरत नहीं है या कोई भी इसमें नहीं लेने की बात नहीं है, जरूर लेना है। और जो कोविड से ठीक हुए हैं जी, उनको कोविड से ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेना है जी। यही दोनों इनके क्वेश्चन थे जी। और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश रीवा का, जहां से रामजी गर्ग अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। सर जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को हमारा राम राम जी। राम राम। खैर मध्य रीवा मध्य प्रदेश से पंडित रामजी गर्ग बोल रहा हूँ सर। जी जी। जो पहली डोज में वैक्सीन लगती है और दूसरे डोज में भी लगती है, क्या उन दोनों का डोज पावर एक ही रहता है या अधिक कम रहता है? कृपया बताने का कष्ट करें सर। जी डॉक्टर संजीव, दोनों डोजेज में क्या उनकी क्वांटिटी में कुछ फर्क होता है या सेम होती है? नहीं राम साहब, दोनों डोज की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होती है, 0.5 ml कोवैक्सीन की और कोविशील्ड दोनों की। जी जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजीव, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर और कोविड से कैसे बचें? बिल्कुल, संदेश यही है कि ऐसा लग रहा है कि कोविड का ये दौर खत्म हो गया, लेकिन हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कोविड अनुकूल व्यवहार को मानना है। बिल्कुल ही बेपरवाही या लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि पहले फेज के बाद लापरवाही का अंजाम हम लोग भुगत चुके हैं। और जब भी आपका समय आए, आपका टर्म आए, वैक्सीनेशन जरूर लेना है, तभी हम तीसरे दौर को रोकने में सफल हो सकेंगे। और डॉक्टर संजीव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, हेजिटेंसी है, उनसे और युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उन पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। चाहे जो कोई भी किसी रोग से भी पीड़ित हो, हृदय रोग के हो, हाइपरटेंशन के हो, डायबिटीज के हो, कैंसर के मरीज हो, सबको वैक्सीन लेना है और वैक्सीन लेने में कोई मनाही नहीं है। सिर्फ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जैसे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स पे हैं या बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी है उनको, तो वो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और बताएं कि कौन सी दवाई वो ले रहे हैं, उस हिसाब से उनको वैक्सीन मिलेगी। लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट है उनको भी वैक्सीन लेना है। ये जरूर पाया गया कि हो सकता है वैक्सीन ज्यादा असर न करे उनके पास, लेकिन लेने में कोई खतरा नहीं है। जी। और अब समय जी बिल्कुल, और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजीव, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को शुभ रात्रि, हमारा भी अभिनंदन। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजीव ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना से संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसान। आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।